एवरीवन, दिस इज अंशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उन सभी को आज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो जैसे कि नाम लिखा है इकोसिस्टम, तो हमें ये जानना है कि अगर ये नाम है तो इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था। तो टर्म को दिया था ये, उस साइंटिस्ट का नाम है एजी टेंसली। एक पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि एजी टेंसली ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म को दिया था इकोसिस्टम। अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। सिस्टम का मतलब कोई भी एक तंत्र है। मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें कुछ भी हो सकता है, जहां भी ये रहेगा वो कभी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, इसकी कुछ सराउंडिंग होगी और इस सराउंडिंग में इसके हमें कुछ नॉन लिविंग फैक्टर दिखाई देंगे। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने सराउंडिंग में जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। उनके इंटरेक्शन से जो भी सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे सजीव और निर्जीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। अब देखो इसमें हमें और क्या जानना है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसको हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक तो ऐसा इकोसिस्टम है जिसको नेचर ने बनाया है, उसको आप बोलोगे नेचुरल इकोसिस्टम, ई से इकोसिस्टम। दूसरा वो होता है जो मैन मेड है, जिसको हमने बनाया है, उसको आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में क्या होगा, नेचर ने बनाया है, आर्टिफिशियल क्या है, मैन मेड है। ये हमें याद रखना है। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो फर्दर ये दो तरीके का होता है। देखो नेचर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह केवल जमीन पे ही लोग रहते हैं और आसपास एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। कुछ पानी में भी जीव जंतु रहते हैं और पानी में जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उसके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। तो इसी तरीके से नेचर में हम देखते हैं कि दो टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम है। एक तो हमको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है स्थल पे, स्थलीय जो इकोसिस्टम या पारितंत्र है उसको टेरेस्ट्रियल बोलोगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा जो पानी में मिलता है उसको हम बोल देते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। जमीन पे, पानी में, दो जगह हमको इकोसिस्टम जो दिखाई दे रहा है उसको नेचर ने बनाया है। या तो हम बोले स्थलीय और जलीय या इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। फर्दर देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम कहाँ कहाँ देखते हैं, जमीन पे कहाँ कहाँ इकोसिस्टम हो सकता है। तो या तो जमीन में हम देखते हैं फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट बॉडी है, जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ लगे हुए हैं, मगर वो जो पेड़ है अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट है। तो मान लो फॉरेस्ट में ये जो प्लांट है, प्लांट एक लिविंग है ना, सजीव है, मगर जिंदा रहने के लिए डिपेंडेंट किस पे है, ये सनलाइट, लाइट आ रही है, लाइट के प्रेजेंस में इसको करना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए जो इसकी रूट है, रूट लेती है H2O। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी तो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब कि नॉन लिविंग है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। तो हमने देखा कि एक फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी एक इकोसिस्टम बन गया। सिमिलरली आप देख सकते हो ग्रासलैंड, घास के मैदान जो होते हैं वहां भी सेम प्रोसेस होती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी किसका एग्जांपल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। इसके अलावा हम देखते हैं डेजर्ट, मरुस्थल की बात कर लेते हैं, रेगिस्तान की बात कर लेते हैं। तो रेगिस्तान में जो इकोसिस्टम पाया जा रहा है वो भी किसका एग्जांपल है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो हमने फिलहाल इकोसिस्टम के दो टाइप देखे हैं अभी तक, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में दो देखा, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल को तीन पार्ट में देख सकते हैं कि फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा या फिर डेजर्ट होगा। एक्वेटिक में अगर आप देखो तो एक्वेटिक दो तरीके के हो सकते हैं, या तो जो पानी है वो फ्रेश वाटर हो सकता है,
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है ये, या तो ये समुद्री जल होगा जो खारा होता है और उसको हम बोलते हैं मराइन इकोसिस्टम। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बोर्ड में कि इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो आप थोड़ा सा डिफाइन करके इसके लिए टाइप्स में फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मराइन, फ्रेश वाटर के एग्जांपल भी लिख लो थोड़े से, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, फ्रेश वाटर के। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा है आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें दो तरीके हम आपको बताएंगे, बाकी आप भी अगर आपको और भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आर्टिफिशियल में एक हम जानते हैं एक्वेरियम। क्या होता है एक्वेरियम? ग्लास का बॉक्स है जिसमें कि हम फिश को रखते हैं और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि फिश को ये लगे कि हम समुद्र के अंदर ही हैं, उसी को एक्वेरियम बोला जाता है। दूसरा है क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड का मतलब जो हम फसल उगाते हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की तरह ही काम करता है। तो ये हमने देख लिया इकोसिस्टम के टाइप्स। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूं। यस, चलिए इरेज करते हैं इसको। इसके बाद से अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं। कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो देखो, कंपोनेंट का मतलब किससे मिलकर बना है, यही पढ़ना होता है कंपोनेंट में। सामने ही दिख रहा है, इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है उसकी, और सराउंडिंग में नॉन लिविंग फैक्टर है। तो कंपोनेंट में हम दो तरीके के कंपोनेंट देखते हैं इसके। एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है उसको आप बोल दोगे बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है ये? बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा जो इसकी सराउंडिंग में हमने लिखा है नॉन लिविंग से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट लिखा है मैंने, समझ जाइएगा। देखो, बायो जो वर्ड यहाँ है ना, ये हमें बताता है कि लिविंग, बायो का मतलब ही लिविंग होता है। इसमें सारे के सारे कौन आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। जितने भी सजीव हैं वो सब क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। फर्दर बायोटिक कंपोनेंट कितने तरीके के हो सकते हैं मैं आपको आसानी से समझाऊं। जिंदा लोग कितने तरीके के हो सकते हैं ये बता रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे कंपोनेंट हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे, मतलब अगर उनको भूख लगी है तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं लिविंग में जो अपना खाना खुद ना बना के उस पर निर्भर रहेंगे, मतलब कि वो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं। और तीसरा कंपोनेंट वो होता है जो पहला और दूसरा दोनों मर जाए तो उनको सड़ाने का काम करता है, उनको डिकम्पोज करने का काम करता है। इसी को हम ध्यान में रख के बायोटिक कंपोनेंट को आराम से याद कर सकते हैं। पहला, जो अपना खाना खुद बना रहा है, मतलब खुद प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसको बोल दो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्रोड्यूस कर ले रहे हैं अपना खाना। दूसरे वो हैं जो खाना खुद नहीं बना सकते, प्रोड्यूसर ने जो खाना बना लिया है उसी को खाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? दूसरे का बनाया हुआ खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको आप कंज्यूमर बोलोगे। बायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है, एक प्रोड्यूसर हो गया, दूसरा कंज्यूमर। तीसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि जो ये दोनों जब मर जाएं तो इनको सड़ाने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है, और इसको आप बोल दोगे डीकम्पोजर। तीन कंपोनेंट हमने देख लिया ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। एबायोटिक में देखो, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आप देखते हो किसी भी जगह पे, जैसे कि लाइट हो गया, लाइट जिंदा नहीं है ना। लाइट के बाद विंड की बात कर लो, विंड के बाद वाटर की बात कर लो, इसमें कुछ भी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लग रहा है कि इसमें कोई जिंदा है। इसके अलावा सॉइल की बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर है। टेम्परेचर को भी ले लीजिए, ये नॉन लिविंग फैक्टर जहां भी रहेंगे, जहां भी हैं, अपने आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब पे इनका इम्पैक्ट होता है। इसमें से कुछ भी अगर चेंज होगा तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेंज हो जाएगा।
अगर आप देखिए वाटर की कमी हो जाए कहीं पे तो एरिया डेजर्ट हो जाएगा, सॉइल में चेंज आ जाए, वहां पे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे, टेम्परेचर बदल जाए कहीं का तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका नेचर और बिहेवियर भी बदल जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो हमने देख लिया कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बायोटिक के तीनों पार्ट हमने देखा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब जानो कि प्रोड्यूसर बोलते किसको है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये। प्रोड्यूसर जनरली हम प्लांट्स को बोलते हैं बेटा, पी से याद रखना ना, पी से प्रोड्यूसर, टी से प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसकी वजह से, क्लोरोफिल है इनके पास, फोटोसिंथेसिस से लाइट आएगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सन की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे और खाना खुद बना लेंगे। इसके अलावा कुछ एल्गी हैं, एल्गी भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब भी अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर खाना खुद बनाया। कंज्यूमर में देखो, कंज्यूमर में कौन कौन आ सकता है, कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट को खा जाते हैं, जैसे हम लोग भी प्लांट को खाते हैं, बाकी जैसे मान लो डियर हो गया, ये सब प्लांट के फीड करते हैं ना, उनको आप बोल दोगे हर्बीवोर्स। जो प्लांट को खाए वो है हर्बीवोर्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इतने ज्यादा एडवांस हैं कि वो हर्बीवोर्स को भी खा जाते हैं, उनको क्या बोलोगे, उनको बोलोगे आप कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे के सारे हम कंज्यूमर में देखते हैं, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट को खाया और कार्निवोर ने इस हर्बीवोर को खाया कि आपने प्लांट खाया था, चलो हम आपको खा लेते हैं, तो कार्निवोर हो गया कंज्यूमर। डीकंपोजर में क्या पढ़ते हैं बेटा, डीकंपोजर में जनरली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जब इनकी डेथ हो जाती है प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की, तो इनकी बॉडी को सड़ाते हैं, डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद उनके बॉडी में जो ट्रैप्ड मिनरल्स हैं उनको क्या करते हैं, सॉइल में फिर से रिलीज कराते हैं, और फिर वही मिनरल्स को प्लांट जो है वो अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, और फर्दर ये साइक्लिंग होती रहती है। तो आपने बायोटिक कंपोनेंट को पूरा समझा यहाँ पे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोड्यूसर में क्या क्या आता है, देन प्लांट, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। कंज्यूमर के हमने पार्ट देखे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। इसके अलावा हमने डिकम्पोजर्स को भी समझा, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ए बायोटिक कंपोनेंट हमने देख लिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको रिवाइज करना है जल्दी से, फिर मैं इसको रब करके इरेज कर रही हूँ। ओके, चलिए। आफ्टर कंपोनेंट इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। एनर्जी फ्लो, एनर्जी का फ्लो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझना जरूरी है कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है किसी भी इकोसिस्टम में। फ्लो ऑफ एनर्जी, इसी के साथ मैं आपको फूड चेन और फूड वेव भी करा दूंगी। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो ये सन है, यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया छोटे छोटे प्लांट्स भी बना लो कुछ। प्लांट को खाया किसी ग्रास होपर ने, ग्रास होपर का मतलब टिड्डा होता है। इस ग्रास होपर को खा लिया किसी फ्रॉग ने, फ्रॉग को फर्दर कौन खा सकता है, सांप खा सकता है, स्नेक, और स्नेक को खा लिया किसी ईगल ने। यही प्रोसेस चलता है ना। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि कोई प्लांट था जो कि सनलाइट से अपना खाना बना लिया बेचारा, इसको खा लिया किसी डियर ने, हिरन ने खाया, और इस डियर को किसी लॉयन ने खा लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी ऐसे सीरीज बना सकते हो कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसके द्वारा खाया जा रहा है। अब यहां से देखो, ये जो सन है, सन से कुछ एनर्जी मिल रही है। सन की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, और ये अल्टीमेट सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एनर्जी का सोर्स होता है। इस सोलर एनर्जी को ये जो प्रोड्यूसर हैं, ये प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, क्योंकि ये बना लेगा यहाँ पे ग्लूकोज, सनलाइट में ग्लूकोज बनाएगा,
ग्लूकोज से हमको एटीपी मिलती है, तो ये क्या बना देता है, केमिकल एनर्जी। क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को, तो इसका एक और नाम हो जाता है कन्वर्टर, या फिर इसी को आप बोलोगे ट्रांसड्यूसर। 3 नाम आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, कन्वर्टर किसको कहते हैं, ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं। सन की सोलर एनर्जी को प्लांट ने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, इसीलिए इसका कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर नाम है। अब ये देखो कि ये जो सन की एनर्जी है, क्या जितनी एनर्जी आती है सभी एनर्जी को प्लांट यूज कर सकता है? नहीं। इसकी एनर्जी जो आ रही है बेटा, उसका लेस देन 50% ही पार कहलाता है। पार का मतलब समझो, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। इसका मतलब क्या होता है, ये समझा रही हूं मैं आपको अभी। इसका मतलब है वो रीजन जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में काम आएगा। टोटल एनर्जी जितनी भी आई है उसका 50% से कम ही ऐसी एनर्जी है जो प्लांट यूज कर सकता है एज अ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए। नाउ इतना कर सकता है, मगर करता कितना है ये करते हैं सिर्फ 2 to 8% एनर्जी ही यूज करते हैं। जैसे आप में पोटेंशियल है कि आप कुछ बन सकते हो, मगर जरूरी नहीं है कि आप वो बन ही जाओ। जैसे पोटेंशियल सबके अंदर होता है कि आईएएस बन सकते हो, मगर सारे बच्चे आईएएस नहीं बनते हैं, बनते कुछ ही हैं जो अपने उस पोटेंशियल को पहचानते हैं। सेम प्लांट भी लेस देन 50% कर सकता था, मगर करता कितना है, 2 to 8%। इस 2 to 8% एनर्जी को प्लांट ने यूज किया क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और अपना खाना खुद बना लिया। इसी वजह से हमने प्लांट को नाम दे दिया ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन। खुद से खुद का न्यूट्रिशन कर लिया हमने, इसको ऑटोट्रॉप्स बोल दिया। अब इस प्लांट को जो खाएगा, यहां से लेके यहां तक ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। वो डिपेंडेंट है कि ये प्लांट को खाएगा, ये इनको खाएंगे, मतलब एक दूसरे पे इनका डिपेंडेंस है खाने के लिए। इसी वजह से ये ऑटोट्रॉफ ना होके हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोट्रॉप्स। एक और नाम मैंने आपको अभी बताया था, हेटेरोट्रॉप्स को ही हम कंज्यूमर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। अब ध्यान से समझिए, अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, जो प्लांट को खाता है उसका एक सुंदर सा नाम हमने देखा था, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे ग्रास होपर डायरेक्टली प्लांट को खा ले रहा है, तो ये हर्बीवोर्स है। जो हर्बीवोर को खाता है उसको हमने बोला है कार्निवोर्स। तो ये कार्निवोर्स जनरली हम मांसाहारियों को बोलते हैं जो मांस को खाते हैं। तो ये इनको खा रहा है तो मांस ही तो खा रहा है। फर्टल स्नेक ने फ्रॉग को खाया तो ये क्या होगा, ये भी कार्निवोर्स होगा। और जो ईगल है वो भी क्या होगा बेटा, ये भी होगा कार्निवोर्स। अब सारे के सारे कार्निवोर्स हैं, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो जिसने पहली बार मांस खाना शुरू किया उसको बोल दो प्राइमरी कार्निवोर्स, जिसने दूसरी बार खाया उसको सेकेंडरी कार्निवोर्स, और जो लास्ट में सबसे टॉप पर है उसको टॉप कार्निवोर्स। क्या सीखा हमने, प्लांट ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ को जो खाया वो है हर्बीवोर, हर्बीवोर को जिसने खाया वो है प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि ये हर्बीवोर को ही खा ले रहा है। जो कार्निवोर को खा रहा है वो सेकेंडरी कार्निवोर, और जो सबसे टॉप पे है जिसको कोई नहीं खा रहा है वो क्या होगा, टॉप कार्निवोर। हमने इतना देख लिया। अगर कंज्यूमर के टर्म में बात किया जाए तो ग्रास होपर को देखो, ग्रास होपर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, पहली बार हर्बीवोर को खा रहा है ना, तो इसी का एक नाम लिख लो प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग ने ग्रास होपर को खाया है तो ये भी कंज्यूमर ना बेटा, कौन से नंबर का कंज्यूमर है ये, सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक कौन सा कंज्यूमर होगा, टर्सरी कंज्यूमर, और ईगल टॉप कंज्यूमर। तो हमने क्या देखा कि जनरली जो एनर्जी है उसका फ्लो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कि सन से निकल रहा है और सन से निकल के प्लांट के पास आ रहा है, और प्लांट से होकर जितने ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा जुड़े हुए हैं। फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब कौन किसको खा रहा है, उस नियम से जितने जुड़े हैं उनके पास एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर होता कैसे है, इसके पास कुछ एनर्जी तो होगी ना, 2 से 8% इसने एनर्जी यूज किया है फोटोसिंथेसिस के लिए, और मान लो इसने फोटोसिंथेसिस करके
10,000 जूल एनर्जी बना लिया है। ठीक है, जूल एनर्जी का मात्रक है, यूनिट है। इसके पास जो प्लांट है 10,000 जूल एनर्जी है। इस प्लांट को जो खाएगा बेटा, वो खाएगा तो एनर्जी ही तो लेगा। खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। 10,000 जूल एनर्जी में से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हर्बीवोर्स ने प्लांट को खाया तो 10,000 पूरा इसको मिल जाए। हमेशा 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? वेस्ट। और 10% एनर्जी ही किसको मिलेगी? ग्रासहोपर को मिलेगी। अब ध्यान से देखो, 10,000 जूल का 10% कितना होगा? 1 जीरो माइनस कर दो, मतलब इनके पास आया हमारा 1,000 जूल एनर्जी। कैसे? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जब भी एक दिशा से दूसरी दिशा में होता है तो कुछ हीट के फॉर्म में निकल जाती है और कुछ ही ऊर्जा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो जब हमने प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया यहाँ पे तो 90% इनकी एनर्जी निकल गई, 10% एनर्जी ग्रासहोपर के पास आई। 10% जब हमने निकाला 10,000 का तो 1,000 आया है। ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, फिर बेचारे को कितना मिलेगा? 10% एनर्जी यहाँ भी मिलेगा। बाकी 90% कहाँ चला गया? लॉस हो गया। इस 10% की अगर बात किया जाए तो 1,000 जूल का जब 10% आप निकालो, फिर 1 जीरो माइनस कर दो, कितना आया? 100 जूल आया। फ्रॉग को स्नेक खाएगा, कितना एनर्जी लिया बेचारे ने? 10% एनर्जी लिया। बाकी 90% क्या हो गया? लॉस हो गया। 90% नहीं मिला इनको। 100 का 10 कितना होगा बेटा जी? 10 जूल एनर्जी मिला। टॉप कार्निवोर की बात हो रही है, कहने को टॉप है, इनके पास एनर्जी कितनी आ रही है? 90%, तो 10 में से लॉस हो गया। 10 जूल का कितना बचा है? 1 जूल एनर्जी मिल रही है किसको? जो टॉप लेवल का कार्निवोर है। अब यहां से देखो एक नियम निकलता है, एक लॉ निकलता है कि जब भी एनर्जी का फ्लो होगा तो एक ट्रॉफिक लेवल से, ट्रॉफिक लेवल का मतलब एक जगह जहां पे न्यूट्रिशन हो रही है, तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है एक एक ट्रॉफिक लेवल बताता है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ग्रासहोपर ने फ्रॉग को 10% दिया, इनके पास जितना है उसका 10% ही वो आगे पास करेंगे, ऐसे ये अपना 10% आगे पास करेंगे। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो किसी भी इकोसिस्टम में जो सबसे टॉप पे कार्निवोर होगा या जो टॉप पे ऑर्गेनिज्म होता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। इसी वजह से ईगल को खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसके पास सबसे कम एनर्जी है। सेम लायन के भी केस में होता है, हर जंगल में एक ही लायन होगा जो जंगल का राजा है, या फिर लायन को खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके पास एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि ये टॉप का कार्निवोर है, सबसे टॉप का ट्रॉफिक लेवल है और आते आते एनर्जी सबसे कम हो जाती है लायन के पास, इसीलिए लायन को कोई और नहीं खाता है। ये जो पूरा हम नियम देख रहे हैं जहां 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोला जाता है 10% लॉ। दिया किसने था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडमैन, इन्होंने इस नियम को दिया था। तो अगर आपके बोर्ड में पूछे कि व्हाट इज 10% लॉ, इसको आप बताइएगा कि इस नियम को लिंडमैन ने दिया था, जहां पे हम देखते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पे ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ 10% ही होता है, बाकी 90% जो एनर्जी है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे हीट के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में लॉस हो जाती है। ऐसे आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करती हूं मैं इसको। हमने देख लिया एनर्जी फ्लो। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। चलिए फूड चेन देखो बेटा, कुछ नहीं है, फूड चेन और फूड वेब बहुत ही इजी है। फूड चेन एंड फूड वेब जल्दी से समझना है हमें। हमने यहाँ क्या देखा था? सन है, सन की लाइट किसको मिली बेटा? प्लांट को मिली। प्लांट पे किसने फीड किया था? ग्रासहोपर ने। सेम चीज बनाना है आपको यहाँ भी। ग्रासहोपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को फर्दर स्नेक ने। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने। ठीक है, तो फूड चेन की अगर बात करें तो किसी भी आइसोलेटेड इकोसिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनरी लाइन होती है। किसी भी एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है ये जानने के लिए हम फूड चेन का यूज करते हैं। तो
फूड चेन का क्या रोल है, इसको हम एनर्जी फ्लो को जानने के लिए यूज करते हैं। इसको देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सीधी लाइन बन रही है ना, कौन किसको खा रहा है उसका एक सीधी लाइन बन रहा है, मतलब कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। हमेशा फूड चेन जो होगा यूनिडायरेक्शनल होगा। है क्या ये, एक ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है, ईटिंग, एंड फिर किसी के द्वारा खाया जा रहा है, बीइंग ईटेन, खाया और फिर खा लिया गया, वही है फूड चेन। यूनिडायरेक्शनल है, ईटिंग एंड बीइंग ईटेन को फॉलो करता है। तीसरा आप क्या देखोगे, फ्लो ऑफ एनर्जी को जानने में मदद करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब ध्यान दो, फूड चेन के दो टाइप हैं जो हम यही जान जाते हैं। टाइप्स इसके दो कौन कौन से हैं, एक है ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है बेटा डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, यही समझ जाइए। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है ऐसा फूड चेन जो प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो उसको क्या बोलोगे आप, ग्रेजिंग फूड चेन है। स्टार्ट विद ऑटोट्रॉफ, हमने क्या देखा यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ प्लांट से जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से लेके ईगल तक, ये जो फूड चेन है ये एग्जाम्पल है ग्रेजिंग फूड चेन का, क्योंकि ऑटोट्रॉफ से शुरू हो रहा है। ऑटोट्रॉफ को खाया किसी हेट्रोट्रॉफ ने, जिसमें हम देखते हैं कि हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ये है ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल। डेट्राइटस क्या होता है कि मान लो प्लांट है, प्लांट को ग्रासहोपर खाएगा, मगर सारे के सारे प्लांट को तो नहीं खाएगा ना बेटा, कुछ प्लांट मर भी जाएंगे, कुछ ग्रासहोपर हैं, सबको फ्रॉग नहीं खाता है, कुछ मरते भी हैं। सेम हर लेवल पे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। इसमें क्या होगा कि जब उनकी डेथ होगी तो उसको सड़ाने का काम किया जाता है, तो कुछ अर्थवॉर्म आएंगे। ये जो अर्थवॉर्म आते हैं उनको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसमें कुछ फंजाई काम करेगा जो इनको सड़ाने का काम करेगा। तो डेड डिकेइंग जो मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोला जाता है बच्चा डेट्राइटस, इसी को हम बोलते हैं डेट्राइटस। और जो फूड चेन हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। मतलब क्या हमने सीखा, फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो को समझने में हेल्प करता है। इसमें जनरली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और फिर किसी और के द्वारा खा लिया जाता है। ईटिंग एंड बीइंग ईटेन, यही मैकेनिज्म फॉलो होता है। यूनिडायरेक्शनल होगा हमेशा, ये एक सीधी लाइन में जा रहा है। इसके अलावा ये इमेजिनरी है, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कहीं प्लांट लगा है तो सिर्फ ग्रासहोपर ही खाएगा। प्लांट को तो कोई भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, बकरी भी खा सकती है, डियर भी खा सकता है। इसी वजह से ये इमेजिनरी है कि प्लांट को हमने माना है कि सिर्फ ग्रासहोपर ही खाएगा, ग्रासहोपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, तो ये एक काल्पनिक है। इसके अलावा दो टाइप के फूड चेन होते हैं, एक जो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट हो उसको बोलोगे ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा जो सड़े गले या मरे हुए लोगों से स्टार्ट हो उसको क्या बोलोगे, डेट्राइटस फूड चेन। क्वेश्चन आ जाए डेट्राइटस क्या होता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसी को हम बोलते हैं डेट्राइटस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं फूड वेव बताऊंगा आपको। यस, चलिए, थैंक यू। फूड वेव देख लेते हैं थोड़ा सा। फूड वेव क्या है, नाम से ही समझो बेटा, वेव का मतलब होता है जाल। वेव का मतलब क्या है, जाल। फूड चेन काल्पनिक था, फूड वेव हर इकोसिस्टम में सच में पाया जाता है। जैसे ये प्लांट था, मान लो प्लांट को किसने खाया, ग्रासहोपर ने खाया। इस प्लांट को कोई और भी तो खा सकता है, मान लो प्लांट को किसने खा लिया, डियर ने खा लिया। इस प्लांट को गोट भी तो खा सकती है बेटा। इतने ऑप्शन हो सकते हैं, और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इसको खा सकते हैं। अब देखो, इस ग्रासहोपर को फ्रॉग खा सकता है, बट इसको बर्ड भी तो खा सकती है कि नहीं। डियर को देखो, डियर को लायन खा लेगा, गोट को डायरेक्टली लायन खा सकता है, या इस गोट को जयकाल भी खा सकता है कि नहीं। फिर फर्दर जयकाल को कौन खा लेगा, लायन खा लेगा। फ्रॉग है, फ्रॉग को फिर से स्नेक खाएगा। स्नेक बर्ड को भी खा सकता है, इस स्नेक को ईगल खा लेगा।
यही जो हम देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं फूड वेव। फूड वेव का मतलब कई सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपस में मिलके बना लेते हैं फूड वेव। मतलब कई सारे आप फूड चेन को आपस में मिला दो तो खाद्य जाल बन जाएगा। ये खाद्य श्रृंखला फूड चेन, ये खाद्य जाल, मतलब ये कई सारी चेन को एक साथ जोड़ दिया, खाद्य जाल बन गया। इसी को बोल दिया गया है फूड वेव। तो हमने सीख लिया इकोसिस्टम क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं। कंपोनेंट के बाद हमने ये भी देख लिया कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। हमने फूड चेन और फूड वेव भी समझ लिया। अब हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। पिरामिड के बाद हम प्रोडक्टिविटी देख लेंगे, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल और इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। सो ये था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।